भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जिसके ऊपर इस वायु का आवरण है, वातावरण है। और यह वातावरण हमारे इस ग्रह को इतना स्पेशल बनाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर, हमारे इस ग्रह के ऊपर प्रकृति, जीव, दुनिया ये मुमकिन हुई है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है कि जहां इस तरह की व्यवस्था हो। ये व्यवस्था इस तरीके से की है मानो अपने हाथों से हमारी इस प्रकृति ने, धरती माँ ने इसका निर्माण किया है। हमारा जितना अंतर है सूरज से, अगर वो अंतर आप देखोगे तो नॉर्मली सूरज की किरणें इतनी आनी चाहिए कि हम यहां रह नहीं सकते। लेकिन इस वातावरण के बाहर हमारी इस मां ने एक ओजोन का लेयर तैयार किया है, जो इस पूरे जो सूरज की किरणें आती है उसको फिल्टर करके नीचे भेजता है। जितनी हमको चाहिए उतना ही भेजता है। दूसरा, हमें जो हवा लगती है, ऐसी मनुष्य को नहीं, हर जीव को जिस तरह का हवा में जो चीज लगती है, ऑक्सीजन लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, नाइट्रोजन लगता है, तो ये जितना लगता है उतना अच्छी तरह से, अच्छा बैलेंस में इस धरती माँ ने हमारी इस धरती के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर तैयार करके रखा है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह नहीं है। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि उनके आजू बाजू हवा का आवरण है लेकिन वो वातावरण नहीं है। वह ऐसे गैसेस है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो हम जिससे सांस नहीं ले सकते, जहां जिंदा नहीं रह सकते। हमारे यहाँ जो वातावरण है लगभग 3000 किलोमीटर का है। पृथ्वी की जो त्रिज्या या रेडियस है वो 6500 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो परिघ है, सरकमफरेंस है, वो 24,000 से लेकर 25,000 तक है, क्योंकि पोल्स के ऊपर और इक्वेटर के ऊपर ये अलग अलग है। अभी इस पृथ्वी का अगर आप वातावरण के लेयर्स देखोगे तो सबसे पहला जो लेयर आता है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी हमें जमीन से लेके 12 से 18 किलोमीटर तक ये जो लेयर है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि यही वो लेयर है कि जिसमें हम सभी तरह के जो जीव है वो जिंदा रहते हैं। हमारे सभी जो क्लाइमेटिक चीजें हैं जैसे बादल, वर्षा और ये जो गर्मी, ठंडी, ये सब कुछ इस पहले ट्रोपोस्फियर में होता है। हमारा हवाई जहाज वो जो उड़ता है वो भी इस लेयर में ही उड़ता है, 12 से 18 किलोमीटर। अगर आप देखोगे तो हवाई जहाज में हमेशा वो कहते हैं कि हम 30,000 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ते हैं वो, और वही वो 12 से 15 किलोमीटर तक होता है। अगला जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, जो ये 12 से 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। उसके आगे का जो लेयर है वो है मेसोस्फियर, यानी 50 से लेके 80 90 किलोमीटर तक है। उसके आगे का है थर्मोस्फियर, जो ये 90 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक वो लेयर है धरती के ऊपर। अभी नॉर्मली कैसे होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर कम 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 होता है। लेकिन थर्मोस्फियर, उसको थर्मोस्फियर इसलिए कहते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, बहुत ज्यादा चला जाता है। और उसके नेक्स्ट जो आखिरी हमारा जो लेयर है उसको कहते हैं एक्सोस्फियर, यानी 800 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर। दोस्तों, ये पूरा जो स्ट्रक्चर कुदरत ने बनाया है, धरती माँ ने बनाया है, ये सिर्फ हमारे इधर है। अब मनुष्य ने चांद पे हम लोग कई बार गए, मंगल पे जाके आए, इतनी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, इतना रिसर्च हमने किया है, हम खुद को बहुत आगे का ये समझते हैं। लेकिन आज भी कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि पूरी ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ग्रह है जहां पानी भी है। पानी की भी पुष्टि नहीं हुई, या सिंगल कोई जीव है इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। और देखिए ना, इस प्रकृति ने इस तरह की ये रचना की है कि आज जो मोबाइल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, मोबाइल के ऊपर थोड़ी कुछ वायर वगैरह नहीं होता है, और 1 सेकंड में, यानी आप यहां मोबाइल घुमाते हैं और वह 1000 किलोमीटर दूर बैठा कोई आदमी इमीडिएटली आपसे बात करता है। वो भी मुमकिन होता है इस वातावरण की वजह से। यह एक स्पेशल लेयर, सेपरेट लेयर होती है जो इस ध्वनि लहर को इतने फास्ट कंडक्ट करती है, और उसका नाम है आइनोस्फीयर। 70 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक उसके अलग अलग 5 प्रकार है। इसीलिए तो कहीं तो लाइव कुछ तो चीज होती है किसी दूसरे देश में, और यहां हम लाइव अपने टीवी पे देख सकते हैं। रेडियो हम लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, इस माँ ने
इस धरती के ऊपर इस तरह की परिस्थिति तैयार करके रखी है, इस तरह का इकोसिस्टम तैयार करके रखा है कि चींटी से लेके हाथी तक, और उतना ही नहीं, समुद्र में अगर कोई एक पेशीवी सूक्ष्म जीव है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई ऐसा जीव है, हर जीव के लिए उनको क्या जरूरत है ना, वो माँ ने अपने हाथ से किया है। और हमारी कुछ औकात ही नहीं है मनुष्य की, बिल्कुल हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितना जितना इस प्रकृति ने, जितना इस नेचर ने हमारे लिए किया है, जो किया है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या किया हमने टेक्नोलॉजी के बारे में? इनफैक्ट हम तो इस ग्रह को इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से हम अपने एक ही ग्रह को इस तरह से उसको बर्बाद कर रहे हैं कि मानो बाजू में हमारे यहाँ 1000 पृथ्वी है, और ये छोड़ने के बाद हम ये पृथ्वी छोड़ेंगे और वहां जाके वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि एक भी ऐसा कोई ग्रह में दिखाया भी नहीं है कि वहां कुछ तो जीव सृष्टि है। जितना भी रिसर्च हमने किया है, ये जितना भी हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सबसे डेवलप्ड चीज की बात करते हैं, क्या क्या हमने वहां अमेरिका में कुछ ऐसी कंपनियां जो भी स्पेस टूरिज्म में है, यानी क्या करती है कि जैसे हम हवाई जहाज में एक जगह बैठते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, वैसे उन्होंने क्या किया कि आपको वो रॉकेट में बिठाते हैं और रॉकेट से फिर वो वातावरण के जो लास्ट लेयर है वहां तक लेके जाते हैं और फिर से लेके आते हैं। यही यही हमारी लिमिट है दोस्तों। पूरे ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी जैसी कोई भी दूसरा ग्रह है ही नहीं। ये छोड़ेंगे, अगर इसमें कुछ हो गए तो हम रह ही नहीं सकते, और हम ही नहीं, ये सारे जीव। और ये जो दिखाते हैं ना पिक्चर में, ये पिक्चर में दिखाता है ना कि हमने ये ग्रह छोड़ा, दूसरे ग्रह पे जाके बस गए। ये अलग अलग तरह के ग्रह है, अलग अलग तरह की दुनिया है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये सब जो जो दिखाते हैं ना मूवी में, पिक्चर में, ये सब मनोरंजन है। 1% का छोड़िए, लेकिन 0.000% भी कुछ सही नहीं है। ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ग्रह है और वो है पृथ्वी। और ये हवा जो है ना, ये स्पेशली इस कुदरत ने हमारे लिए तैयार करके रखी। ये हवा जो है ना, जिसकी वजह से ये पूरा ये जीना, ये दुनिया, ये सब मुमकिन हुई है। और इसका भी इतना अच्छा संतुलन, बैलेंस कुदरत ने किया है कि जैसे हमें ऑक्सीजन लगता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहां वनस्पति को कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। पानी में आने अलग रिक्वायरमेंट वो उन करके रखे, तो पूरा बहुत अच्छा संतुलित ऐसी परिस्थिति इस प्रकृति ने, धरती माँ ने Recording stopped. और दोस्तों Recording in progress. तो आप जिस प्रदेश में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस जिले में रहते हो, जिस प्रदेश में रहते हो, वहां की हवा कैसी है, वहां की हवा कैसे, वो ये दिखाते हैं कि आप अपने आजू बाजू की जो जो पर्यावरण है या पर्यावरण संतुलन है, इसका कितना ख्याल रख रहे हैं। ये हवा बताती है कि आप कितना ख्याल रख रहे हो इस प्रकृति का, और इस प्रकृति का एक खुद का सिस्टम है। अगर हमने कुकर्मों से इस हवा को खराब भी किया, तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम है कि वो इस हवा को फिर से प्यूरिफाई करता है, फिर से अच्छा करके रखती है। और यही अच्छा करने के लिए, इस हवा को फिर से शुद्ध करने के लिए, तो उसने इस पृथ्वी के ऊपर 71% पानी बनाया। इसलिए उसने इस पृथ्वी के ऊपर जंगल बनाए, ताकि अगर हमने कुछ खराब गंदगी भी की तो भी वो साफ करे और फिर से शुद्ध हवा हमें लाके रखे। लेकिन हम, अगर हमारे यहाँ हवा स्वच्छ नहीं है, तो इसका मतलब हमने इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया है, उसको भी डैमेज करके रखा है। हम अपने डेवलपमेंट के नाम पे ये जंगलों को काट रहे हैं, एक जगह पे पानी खराब कर रहे हैं और हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। दोस्तों, आज भारत के सामने, हमारे देश के सामने सबसे गंभीर समस्या पर्यावरण को लेकर अगर कोई है, तो वह है हवा का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। बिना हवा के हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। और यह हवा, इसको हमने इतनी बुरी तरह से खराब करके रखा है कि आज पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन में हम नंबर 1 है। पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन की वजह से जितने मौतें होती है, जितने लोग मरते हैं, सबसे ज्यादा लोग आज भारत में मर रहे हैं। एयर पोल्यूशन जैसी एयर, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहां की जो हवा है, वो ये दिखाती है कि वहां कितने बड़े पैमाने में हम जीवाश्म ईंधनों को जला रहे हैं। हम उस पावर प्लांट को कितने खराब क्वालिटी का कोल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम कैसे हमारे शहरों का कचरा, गांव का कचरा, बायोमास, हम इसको ऐसे ही जला रहे हैं और इस हवा को और बर्बाद और खराब करते जा रहे हैं। और यही यही रिजल्ट है कि हम पूरी दुनिया में जो सबसे खराब ऐसे 50 जो शहर है प्रदूषण में सबसे खराब, दुनिया में जो 50 शहर है उसमें से 39 भारत के हैं। जो पहले 20 शहर है जो सबसे खराब, सबसे प्रदूषित है, उसमें से 13 भारत के हैं। रिपोर्ट तो यह कहता है कि भारत में जो लोग रहते हैं, जिनको मिनिमम जो अच्छी शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी तो छोड़ दीजिए, जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के नीचे 92% लोग रहते हैं भारत के। 92%। अभी हमारे यहाँ जो ग्रामीण जनता है, आधे लोग हमारे गांव में रहते हैं। अगर आप कहते हैं कोई प्रदूषण सिर्फ होता है उस गाड़ियों की वजह से, प्रदूषण सिर्फ होता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो गांव वाले जो लोग हैं वो क्यों ऐसे इस कंडीशन में रह रहे हैं? उसका कारण यह है कि जो भी पावर प्लांट है, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जो फैक्ट्रीज है, एक तो पावर प्लांट में बहुत बहुत लो लेवल का कोयला इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री वालों का काम होता है कि पैसे बचाना और प्रॉफिट ज्यादा करना, इसलिए वो बहुत ही लो क्वालिटी का ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा प्रदूषण वो निर्माण करते हैं। और दोस्तों इसीलिए ये इतनी ज्यादा जो मौतें हमें दिखाई देती, लेकिन ये सिर्फ मौत या डेथ जो वो लास्ट चीज है। एक जब डेथ होती है तो ऐसा समझिए कि उसके पीछे 50 से 100 लोग ऐसे होते हैं कि उनको अलग अलग बीमारियां होती है। आज अगर 10 बच्चे आप लेंगे तो उसमें से एक बच्चा, उसको बचपन से अस्थमा होता है। हमारे देश में सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है, वो टीबी, ऐसी जो अस्थमा, ये जो बीमारी है वो दुनिया में नंबर 1 है हम लोग उसमें। हम लोग इस तरह के हैं, देखो जब बच्चे, जब नई नई पीढ़ी जनरेशन तैयार होती है, नई पीढ़ी कैसी होनी चाहिए, पिछली पीढ़ी से और बेहतर होती है, ये नेचर का नियम है। हमारे देश में नहीं हो रहा है वो। हमारे देश में इतना प्रदूषण है कि कई तो गांव के यहाँ जहां ज्यादा प्रदूषण है इन चीजों में, तो बच्चे माँ के पेट में मर रहे हैं। और जब बच्चे पैदा भी हो रहे हैं तो बहुत लो बर्थ वेट, यानी उनका वेट बहुत कम होता है, उनको कई सारी बीमारियां होती है। और ये सब कुछ ये हो रहा है इस एयर पोल्यूशन की वजह से। और दोस्तों अभी एयर पोल्यूशन यानी इस एयर में, इस हवा में क्या क्या गंदगी है, तो हर प्रदेश में अलग अलग तरह की गंदगी हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है। एक इंडेक्स यानी ताकि हम देख सके कि कौन से शहर, कौन सा देश इस एयर पोल्यूशन में कितना आगे, कितना पीछे, ऐसा सब कुछ है। और ये जो इंडेक्स है उसे कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। और इसके पैरामीटर, इसमें क्या देखा जाता है हवा में, वो आपके सामने है। सबसे पहले तो पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन। उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद है O3 यानी ओजोन, बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, ऐसा सब कुछ है। तो वैसे तो जैसा मैंने कहा कि रीजनल डिफरेंसेस है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉल्यूटेंट वो उन्होंने सामने लाके रखे हैं इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में। लेकिन अगर ये सभी जो पूरे दुनिया में जितने भी पॉल्यूटेंट है उसको कम करके अगर सबसे महत्वपूर्ण जो पहले 10 है अगर वो सामने रखे आपके, तो उनसे भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर एक इंडेक्स हो, अगर एक चीज हो, एक पैरामीटर हो जो दिखाए कि आपकी हवा कितनी शुद्ध है और कितनी खराब है, तो एक वो चीज क्या है? तो एक वो चीज है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर यानी क्या? हवा में तो वायु होना चाहिए, हवा में तो सब गैस होना चाहिए, वायु होने चाहिए। अगर उस हवा में घनरूप पदार्थ है, धूलिकण है, तो उसे कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका साइज, उस पार्टिकुलेट मैटर जो है वो क्या साइज में वो देखते हैं। तो एक तो साइज है 10 माइक्रोन का और दूसरा है 2.5 माइक्रोन का। लेकिन अगर एक सिंगल पैरामीटर अगर आपको कंसीडर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्टिकुलेट मैटर है, धूलिकण, कौन से साइज के? 2.5 माइक्रोन। ये माइक्रोन क्या होता है? तो हमारा ये जो बाल है, ये बाल का जो डायमीटर है वो 50 से 70 माइक्रोन है। यानी एक बाल से आप अगर काटेंगे तो 8 से 10
10 माइक्रोन के आपके अलग 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 पार्टिकल तैयार होंगे, इतनी सूक्ष्म। लेकिन उससे भी सूक्ष्म होते 2.5 माइक्रोन वाले। यानी एक जो बाल है उसको ऐसे कट करेंगे तो उससे 20 से लेके 40-50 ऐसे छोटे 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 ऐसे धूलिकण तैयार होते हैं। आपके चित्र में अभी ये जो बाल, ये जो दिखाई दे रहा है ये बाल है, और ये जो दिखाई दे रहा है वो उसके धूलिकण है छोटे छोटे। नीचे पत्थर जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, जो समुद्र का सबसे छोटी जो रेत होती है उसकी साइज दिखाई गई है। तो ये जो धूलिकण है जो इतने छोटे से साइज के, और जितना छोटा धूलिकण उतना ज्यादा हानिकारक, उतना ज्यादा पॉइजनस, उतने ज्यादा अपायकारक। ऐसा क्यों? तो दोस्तों हम सांस जब लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब हमारे इस शरीर में जो हर टिश्यू है ना, हर सेल, हर पेशी, सिंगल छोटी सी पेशी पूरे बदन में, वो जब काम करती है ना उसको भी लगता है ऑक्सीजन। वो कोई भी पेशी, यानी वो लिवर की हो, स्प्लीन की हो, किडनी की हो, कोई भी हो, वो क्या करती है पेशी? लेती है ऑक्सीजन, छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरे बदन को ये ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कुदरत ने, वही जो रचना की गई है, वो ये रचना की है इस रक्त वाहिनियों की। ये जो कहीं भी काटेंगे तो खून निकलता है ना, ये खून जो है जो पूरे बदन को, हर पेशी को ऑक्सीजन देने का काम करता है। और यही वो खून है जो आपके हर पेशी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको लेके आने का भी काम करता है। और हमारे बदन में जो पंप है, जो पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ जो खून है, वो सब हर पेशी को देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ जो खून है उसको सोखता भी है, उसको पंप करता है। उस पंप का नाम है हृदय। हम जैसे जन्म लेते हैं, जन्म से पहले भी माँ के कोख में भी जब हम शुरुआत होते तभी हृदय का काम जो चालू होता है तब अंत तक चालू रहता है। तो ये जो पूरी सिस्टम है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसे कहते हैं। और ये जो हमारे फेफड़े हैं, ये लंग है, ये काम करते हैं ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का। तो हमारे फेफड़ों की रचना भी कैसी है? तो इसमें बहुत छोटे 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 ऐसे स्पेसेस है हवा के लिए, जो आती है ना हवा अंदर, और हम कहते हैं बहुत लंबी सांस लीजिए। तो ये जो हवा आती है ये बहुत हर वो सूक्ष्म जगह पे जाके पहुंचती है। और ये जो छोटे छोटे स्पेसेस बनाए गए हैं, वहां बहुत बड़ा जाल है छोटे छोटे रक्त वाहिनियों का। तो ये सभी खून जो आता है वो खून आता है, और वहां उस फेफड़ों के यहाँ फिर वो एक्सचेंज होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। कौन लेते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त पेशी, वो एक काम करती है। और ये बहुत ही, जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे होता है। लेकिन जब ये धूलिकण 2.5 माइक्रोन साइज के कम होते हैं, और ऐसे तो भी धूलिकण जो 1 माइक्रोन साइज के हैं, वो आराम से इस खून में चले जाते हैं। अगर ये धूलिकण बहुत ही छोटे हुए तो आराम से इस सभी चीजों को, बैरियर को पार करके वो निकल जाते हैं। बड़ा सा कोई पार्टिकल है जो हम लोग सांस लेंगे और उसको निकाल भी देंगे, लेकिन एकदम छोटे से उसको नहीं। और ये धूलिकण सिर्फ अपने प्रेजेंस की वजह से जहां भी जाएंगे वहां उस पेशी का काम खराब कर देते हैं। हमारा ब्रेन तो ऐसा है ना, कुदरत ने ऐसा उसको बनाया ब्रेन कि उसको बहुत सारे लेयर्स है, उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन ये धूलिकण ब्रेन में भी जाके बैठते हैं, हर हर अवयव को वो खराब करके रखते हैं। आज आप देखोगे ना बच्चों का जो है, बच्चों की मेमोरी भी बहुत कम हो गई है हमारे देश में। बच्चों की क्या, बड़ों की भी मेमोरी। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ देखते हैं कि मरने के इतने आंकड़े, प्रोडक्टिविटी, कई सारी चीजें अफेक्ट होती है। और सोचिए कि ये सिर्फ धूलिकण नहीं है, इसमें अगर आर्सेनिक है, इसमें अगर सल्फर है, इसमें अगर कोई मेटल है, ये नॉन पॉइजन है, पॉइजन। प्लास्टिक के भी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े खून में जाके बसे अभी। और ये पॉइजन जब किसी पेशी में जाता है तो बहुत जल्दी आप बीमार हो सकते हैं और ज्यादा कुछ हो सकता है। और इसीलिए जरूरी है 2.5 माइक्रोन। और दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया में जो इसकी लिमिट है कि आपके हवा में इतने ही पार्टिकल होने चाहिए, उस लिमिट से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना इतना ज्यादा लेवल पे भारत में ये छोटे छोटे पार्टिकल है। जो सोचे फिर हम लोग
जब जाएंगे, जब किधर भी जाते होंगे, अभी मेरे कितने दिन की खांसी नहीं अच्छी हो रही, तो क्या कारण है उसका? इतना प्रदूषण आज के तारीख में सभी हवा में है कि इसको कुछ भी नहीं कर सकते, और हर जगह जाके ये फैल रहा है। आपका ब्रेन से लेके आपकी हर चीज वो खराब कर दे रहा है। और दोस्तों यही कारण है कि 2.5 माइक्रोन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा 1 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन, इस तरह के भी कई सारे छोटे छोटे तंतु हमारे हवा में है। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो इंडिकेटर है। अभी जहां जहां आप जीवाश्म ईंधन बर्न करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार होता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो दिखाता है कि आपका पोल्यूशन लेवल क्या है। तीसरा वो है ओजोन। अभी ओजोन तो ऐसी चीज है जैसे वो तो हमारे जमीन के ऊपर जहां हम लोग रहते तो वहां होना ही नहीं चाहिए। वो हमारे वातावरण के बाहर ही होता है ओजोन, जो सूरज की रोशनी आती है उसको फिल्टर करने का काम करता है। लेकिन अगर वो दिखा कि आप जा रहे थे वहां ओजोन है, तो वो ये दर्शाता है कि तो ये ओजोन ये दर्शाता है कि आपके यहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि ये कब तैयार होता है? आपके यहाँ जमीन के ऊपर जब बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधन आप जलाते हो, एनॉक्स का निर्माण करते हो, बहुत ज्यादा बायोमास कचरा वहां जलाते हो, वोलाटाइल जो लिक्विड वोलाटाइल से उसको तैयार करते हो, और ये वोलाटाइल मैटर और ये एनॉक्स वो मिलके बनाते हैं O3 यानी ओजोन। तो ओजोन इसलिए वहां दिखाया गया है कि अगर आपके यहाँ ओजोन दिखता है हवा में, तो समझ लेना कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा बहुत बड़े लेवल का प्रदूषण है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर तो ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। आज जितने भी ईंधनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सभी ईंधन, पेट्रोल से लेके डीजल से लेके कोयले से लेके सब कुछ, कितना शुद्ध है कितना खराब है, वो डिपेंड करता है उसके सल्फर के ऊपर। इतना सल्फर इंपॉर्टेंट है। ये BIS जो नॉर्म्स है, ये यूरो नॉर्म्स है 5, 6, ये सब इसके ऊपर है कि आपके पेट्रोल डीजल में कितना सल्फर है। क्योंकि ये सल्फर डायरेक्ट पॉइजन है। इस सल्फर ऐसा खाओगे आप ऐसे मर जाओगे। और इतना ज्यादा वो तबाही करता है हमारे इन सिस्टम्स की, रेस्पिरेटरी, कार्डियो। और सबसे ज्यादा इफेक्ट या प्रभाव किस पे होता है? बच्चों के ऊपर होता है, बूढ़ों के ऊपर होता है। और इस तरह का काम ये सल्फर करता है। और बाकी की ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लेड, ये सभी आते हैं जब बहुत बड़े स्केल पे आप इस जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हो। लेड तो जैसे मेटल है, हमारे हवा में, हमारे देश के हवा में अगर आप कई सारे मेटल्स आपको दिखाई देंगे। स्पेशली अगर माइन के आजू बाजू कहीं आप है, पावर प्लांट के आप यहाँ हो, तो बहुत बड़े स्केल पे ये मेटल्स भी हमारे हवा में दिखाई देते हैं। भारत की लेकिन जहां तक बात है, तो भारत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है इंडोर एयर पोल्यूशन। बाहर हवा में जो पोल्यूशन होता है वो होता ही है। घरों में जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में, क्योंकि उससे बहुत बड़े स्केल पे आज और हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। बहुत बड़े स्केल पे डेथ्स हो रही है इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से। 25% जो पीएम है, जो पार्टिकुलेट मैटर, वो आता है इंडोर एयर पोल्यूशन। और उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ 43% जो फैमिलीज है, वो उनके पास ना एलपीजी है ना नेचुरल गैस है। वो 43% आज भी चूल्हा जलाने के लिए ये बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी, गोबर, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहां फोसल फ्यूल तो है ही, जहां आपने फोसल फ्यूल के लिए आपने खुदा, वो कोयले के लिए खुदा, या आपने क्रूड ऑयल के लिए, वही से जो पोल्यूशन चालू हो जाता है वो तो है ही। लेकिन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने देश में। आप समझिए इस बात को, आप समझिए इस बात को कि इंडस्ट्री वाले, जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, वहां लोग पैसा बचाने के लिए, देखो हम सब मानते हैं कि इंडस्ट्री यानी बिजनेस जब करते हैं तो उसका एक ही फोकस होता है कि बाबा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना सबके लिए, अच्छी बात है। लेकिन वो जब उसका मतलब ये भी है कि उनका खर्चा जितना कम हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। और उसी कोशिश में वो क्या करते हैं कि इस फैक्ट्री में जो ईंधन लगता है, वो ईंधन सबसे सस्ता कौन सा है?
तो आज के तारीख में सबसे सस्ता है वो फर्नेस ऑयल, उसको लेते हैं और उसको जलाते हैं। आपने कभी देखा फर्नेस ऑयल को जलते हुए? आपने कभी देखा टार रोड या जो डांबर के रोड होते हैं उसमें डांबर जो हम लोग डालते हैं, और डांबर पहले जलाते हैं, उसको लिक्विफाई करते हैं और बाद में डालते हैं, और जब वो जलाते हैं आपने देखा किस तरह का काला धुआं निकलता है? क्यों निकलता है काला? क्यों उसका रंग है काला? इतने बड़े स्केल पे इन फैक्ट्रियों का प्रदूषण होता है। और दोस्तों ये कभी भी दिन में अपने फैक्ट्री में इस ईंधन को नहीं जलाते, बहुत ज्यादा नहीं, आपको दिन में नहीं दिखेगा कुछ। जैसे ही शाम होती है, जैसे ही रात होती है, रात भर ये चलाते हैं। और यही यही कारण है, मैं आपको बोलता हूं कि सुबह सुबह हम सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए क्यों जाते हैं? सुबह जल्दी उठो, जाओ, शुद्ध हवा आपको मिलेगी, ताजा हवा में आपको मिलेगी। आप जाते हैं, हम लोग सब जाते हैं, प्रकृति का जो नियम है उसके हिसाब से सही है। 4 5 6 बजे जब आप उठते हो, जाते हो, तो सबसे स्वच्छ शुद्ध हवा आपको मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा